नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये एक रोचक और जानकारी भरा वीडियो होगा। अफगानिस्तान के जो हालात हैं वो पल पल बदल रहे हैं। अमेरिका वहाँ से लगभग निकल चुका है और जो कुछ हजार सैनिक उसके अभी बच गए हैं, तो थोड़ा बहुत काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इर्द गिर्द ही वो लोग हैं। पूरे देश में तालिबानों का कब्जा है, जनता परेशान है, काफ़ी लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। और एक और चीज़ वहाँ देखने को मिली है, सेना ने हथियार जरूर डाल दिए, लेकिन जनता ने 19 तारीख को जो वहाँ उनका स्वतंत्रता दिवस था, उस दिन अफगानिस्तान का झंडा लेकर के सड़कों पर एक तरीके से वो तालिबानियों को चुनौती दी। मित्रों, दूसरी तरफ देखें तो भारतवर्ष में तालिबान के समर्थन में कुछ स्वर उठ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसके पहले सीरिया, सूडान और कुछ अफ्रीकी देशों के अलावा हिंद महासागर में हमारा पड़ोसी देश जो मालदीव है, उनमें भी तख्ता पलट हुए। वहाँ भी इस्लामिक कट्टरपंथियों ने शासन पर कब्जा किया। उन स्थानों पर कभी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देखी गई जैसे अफगानिस्तान के लिए जो अति प्रतिक्रिया भारत में दी जा रही है। एक कारण ये भी है कि अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से भारत से जुड़ा रहा है। सबसे पहले इसका जिक्र जो है वायु पुराण में आता है। रामायण काल और महाभारत काल में भी जो छोटे छोटे देश और गणराज्य थे, उनके रोटी बेटी के संबंध अफगानिस्तान के रजवाड़ों से, वहाँ के राजाओं के साथ में थे। महाभारत में जो एक प्रमुख पात्र हैं गांधारी, कौरवों की माताजी, गंधार नरेश सबल की पुत्री, और उनका छोटा भाई शकुनी, वो भी गंधार छोड़ करके यहीं आ गए और महाभारत के प्रेरक। यहीं पर एक जिक्र आता है कि अपने भाई से इतने कुपित हो गई, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा राज्य गंधार कभी भी शांत नहीं होगा। अब देखने की बात है कि अब वो श्राप कितना कारगर रहा, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये कथा है। मौर्य शासन, जो पाटलिपुत्र जिसकी राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अफगानिस्तान तक पहुंचा था। मौर्य वंश के दौर में बौद्ध लोग तक्षशिला और उसके आगे तक गए। बामियान जगह है जहाँ बुद्ध की बहुत मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उस स्थान पर एक नई कला का जन्म हुआ, जिसे आज हम सब लोग गंधार मूर्तिकला के नाम से जानते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद अहमद शाह दुरानी का शासन आया, जिन्होंने इसको अफगानिस्तान का नाम दिया। इसी बीच में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हो चुका था। वो भी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अफगानिस्तान की ओर बढ़ रही थी। 1893 में एक संधि हुई जिसके तहत इस सीमा एक बनाई गई। सर मॉन्ट्रियल डुरंग ने खींची थी, जिसे आज हम लोग डुरंग लाइन के नाम से जानते हैं। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद है। यह करीब 2640 किलोमीटर लंबी है और अधिकतर ये पख्तून के इलाके में गुजरती है। और मज़ेदार बात यह है कि अंग्रेज़ों ने जिस तरह से बंगाल का विभाजन किया, जिस तरह से पंजाब का विभाजन किया, उसी तरह से पख्तूनों के इस क्षेत्र को भी दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ अफगानिस्तान की तरफ चले गए और कुछ को उस समय के भारत यानी आज के पाकिस्तान। अब आज इनके अंदर ये एक टीस है कि हम पख्तून राज्य बनाएं, और ये डुरंड रेखा को नहीं मानते हैं। आना जाना लगातार बराबर बना रहता है। इस सीमा में कोई बहुत बड़ा ऐसा बाढ़ भी नहीं है और या कोई ऐसा नेचुरल बैरियर्स नहीं है, इसकी वजह से यहाँ दोनों तरफ लोग आते जाते रहते हैं।
दूसरा, भारत में रिएक्शन का एक और कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क वो तालिबानियों का समर्थन कर रहा है, उनको मदद दे रहा है। पाकिस्तान का पेशावर शहर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही है। वहाँ के जो असंतुष्ट हैं, तालिबानी हैं, मुजाहिदीन हैं, समय समय पर जब उनको वहाँ शासन में स्थान नहीं मिलता है तो वो अब छुपने छुपाने के लिए अपने अड्डे पेशावर ले जाते हैं। पेशावर शहर में एक अफगान बाजार है जो कई साल पहले अफगानों को दिया गया था। आज भी अफगान बाजार पर पश्तून अपना अधिकार बताते हैं और ये मामला वहाँ की कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने निर्धारित किया पख्तूनों को ये सिर्फ लीज पर दिया गया था, इसलिए उनका अधिकार नहीं हो सकता है। इस फैसले को आज भी अफगानिस्तान के पख्तून नहीं मानते हैं और उनका कहना है कि अफगान बाजार उन्हीं का है। अफगानिस्तान में अमेरिका अभी जिस तरह से खाली हाथ लौटा है, इसी तरह से 1989 में सोवियत रूस भी वहाँ से खाली हाथ गया था और 10 साल तक यही कशमकश चली रही और काफ़ी नुकसान हुआ रूस का, तत्कालीन सोवियत संघ का, और उसने अपने सैनिक भी गंवाए और धन की भी काफ़ी बर्बादी हुई। उसके बाद अफगानिस्तान के ही लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया और वहाँ पर धीरे धीरे अलगाववादी ताकतें फिर से पनपने लगी, जिसमें अलकायदा भी शामिल है। पाकिस्तान की मदरसों में पढ़ रहे जो तालीम ले रहे थे, उन बच्चों को, उन युवाओं को मिला करके एक तालिबान संगठन बनाया गया जिसमें अफगानिस्तान के युवा भी शामिल किए गए और वहाँ के शासन के खिलाफ उनको भड़काया गया। और विशेषकर इस पूरी साजिश में अमेरिका एक मुख्य किरदार था और पाकिस्तान के माध्यम से वो अपनी मदद भेजता था। उसने ये प्रयास किया कि सोवियत संघ यहाँ पर सफल ना हो। अब जिन आतंकवादियों को, जिन कट्टरपंथियों को अमेरिका ने सह दी थी, वो धीरे धीरे काफ़ी ताकतवर हो गए और 1996 में वो सरकार में आ गए, उन्होंने सरकार बनाई और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी उन्होंने आतंकवादियों को मदद देनी शुरू की। और इसी बीच में 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक हमला होता है और 3 जहाज उसमें गिराए जाते हैं। एक जहाज पेंटागन में गिरता है, एक अन्य किसी कस्बे में गिरता है। तो इस तरह से 3 जहाज़ों का आवरण करके उनको बम बना करके उनका इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बहुमंजिला इमारत गिर जाती है, उसमें 3000 लोग मारे जाते हैं। इस घटना को 9/11 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद अमेरिका बुरी तरह तिलमिला गया और उसके जो भस्मासुर थे उनको वो समाप्त कर देना चाहता था और उसी साल 2001 में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया और वहाँ से तालिबानों को मार के भगाया। तालिबान चले गए, अंतरिम सरकार बनाई गई, हामिद करजई के रूप में अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अमेरिका इस सब के पीछे था और हालात बदल गए। पाकिस्तान अमेरिका के खेमे से अलग हो गया, उसने चीन का साथ देना शुरू कर दिया। अब जिस तरह से सोवियत संघ के समय में अमेरिका आतंकवादियों को हवा दे रहा था, अब बारी सोवियत संघ यानी कि रूस की थी। रूस और चीन पाकिस्तान के जरिए से इन आतंकवादियों तक रसद पहुंचा रहे थे और उन्होंने अमेरिका को वहाँ पर सफल नहीं होने दिया। नतीजा ये हुआ कि
अमेरिका के अंदर ही इस फैसले का विरोध होने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले वहाँ पर फैसला लिया कि हम अपनी सेना को वापस बुलाएंगे। इस बीच में जो बाइडेन के रूप में वहाँ पर नए राष्ट्रपति आ गए। नए राष्ट्रपति ने बहुत तेज़ी से कदम उठाते हुए 6 महीने के अंदर पूरी सेना को विड्रॉ कर लिया। तब तक न तो वहाँ की सरकार इसके लिए तैयार हो पाई और न वहाँ की जनता आखिरकार अमेरिका की वापसी शुरू हुई। तालिबानों ने एक बार फिर से मजबूत होना शुरू किया और शहर दर शहर, प्रांत दर प्रांत कब्जा करते हुए 15 अगस्त के दिन वो काबुल पहुंच गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ये निकल के आती है कि ये महाशक्तियों के लिए कोई भी देश, कोई आतंकवादी इनके न परमानेंट मित्र हैं और न परमानेंट शत्रु हैं। इन्होंने इन सब का उपयोग किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि यही ताकतें, यही असंतुष्ट लोग इन बड़े देशों के खिलाफ हो जाते हैं, जिसे कंट्रोल करने में ये फिर बाद में सफल नहीं हो पाते हैं। अगर हम अफगानिस्तान के पूरे प्रकरण का विश्लेषण करें तो ये पाएंगे कि कभी सोवियत संघ ने तो कभी अमेरिका ने इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में दोनों देश सफल नहीं हो पाए। उनका अरबों रुपया खर्च हो गया और उनके सैनिकों की भी जान वहाँ पर चली गई। दोनों देशों में वहाँ की जनता ने इसका जमकर विरोध किया। अभी भी वक्त है, सबक लेने की बात है। जैसा कि हमारे भारत का अपना एक स्टैंड रहा है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उसका पोषण करने वाले आतंकवादी ये सब, इनको दंड मिलना चाहिए, इनका बाइकआउट किया जाना चाहिए, इन्हें किसी भी सूरत में आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। तभी ये मानवता जिंदा रह पाएगी, तभी लोकतांत्रिक देश आगे कुछ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब भी करना। इन्हीं शब्दों के साथ आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।